हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आज चैप्टर फिनिश कर देते हैं। कुछ 15 से 20 मिनट का है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे आज ही। बाबू, सब सामने देख रहे हैं। एक दिन ना, सबसे पहले दिन हमने इन्वेस्टमेंट पे एक बात की थी और मैंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट ना रिपीट जरूर होगा, किसी और जगह आएगा तब करूंगा उसका डिस्कशन इन डिटेल। ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, करता हूं आज बात। आप भी नोट्स में लिखना शुरू कर दो बेटा। बस बेटा, बोल चुप हो जाओ। तो मैं बात कर रहा हूं दो तरीके के इन्वेस्टमेंट की। पहले आप सामने देख रहे हैं, जितना मैंने लिखवाया उतना लिख लिया तो अभी बात ठीक है, नहीं लिखा तो अभी लिखने का टाइम मिलेगा। बाबू, इन्वेस्टमेंट ना दो तरीके की होती हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। मैंने ना आपको बिल्कुल पहले दिन बताई थी बात बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद ये भी कहा था कि करेंगे जरूर इन्वेस्टमेंट की चर्चा, एक और बार करेंगे, लेकिन वो किसी और दिन करेंगे। वो आज दिन आ गया। ठीक है जी। अब वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है विच आर बेयर मिनिमम टू एनी इंडिविजुअल, जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे मिनिमम चीज है बेटा। और मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल दे रहा था कि उस इंडिविजुअल का घर, वट एवर द इनकम में बी, उस इंडिविजुअल को बेटा घर चाहिए ही चाहिए। तो इसका ग्राफ देखने में कैसा होता है? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना? एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 100 की इनकम है तब भी 40, 0 की इनकम है तब भी 40, 200 पे 40, 300 पे 40, 400 पे। ये बात हम कर चुके हैं बेटा वहां पर भी। बेटा दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या चीज होती है बेटा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? बेटा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हर लेवल ऑफ इनकम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। एक इंसान की इनकम 0 है, वो क्या ही इन्वेस्टमेंट करेगा? कुछ भी नहीं। इंसान की इनकम 100 हुई, उसने 10 रुपए जोड़ दिए, एफडी करा दी। इंसान की इनकम 200 हुई, उसने 20 जोड़ दिए, 10 की एफडी करा ली, 10 की प्रॉपर्टी। इंसान की इनकम 300 हुई, उसने 30 जोड़ दिए, 10 की एफडी, 10 की प्रॉपर्टी, 10 का गोल्ड। इंसान की इनकम 400 है, इसने 40 जोड़ लिए, एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, आरडी। 50 हुई शेयर, 60 हुई डिवेंचर्स। सर इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे सोर्स हैं। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती चली जाती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाती है। बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कभी प्रॉफिट मोटो से नहीं की जाती। इसका पर्पस पैसा कमाना नहीं है, घर बेच के कोई पैसा नहीं कमाता बेटा। ठीक है ना? लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का पर्पस ही पैसा कमाना है। ठीक है ना जी? इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा? इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व। ठीक है ना बाबू? जितनी इनकम, मान लो 200 इनकम है, 200 इनकम पे इन्वेस्टमेंट 20, तो अगर इनकम 400 हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो बेटा। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कैसा कर्व बनेगा बेटा? पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल बात। अब क्लियर है बेटा दो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट? फटाफट से ग्राफ बना लो, दो बेसिस पे डिफरेंस लिख लेना। मेरी तरफ देखना। एक तो बेटा मीनिंग लिखना, ठीक है ना? ये बेया मिनिमम है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, और ये बेटा इनकम के साथ साथ बढ़ेगी। इसका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका मोटो प्रॉफिट कमाना है। ग्राफ बना लो, दो दो बातें लिख लो, बस इतना ही। इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इनकम, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इट इज अ बेयर मिनिमम टू एनी इंडिविजुअल, इट इज नॉट डन विद द प्रॉफिट मोटो, जबकि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। चलो प्यारे बच्चों, सामने देखना। बाबू दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, फटाफट से करते हैं। आप सब सामने देख रहे हैं। बाबू टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिखना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इतना लिखकर सामने देखने लग जाओ।
लो मेरी तरफ देखना, एक एग्जांपल देता हूं, पहले समझ लो फिर समझ में आ जाएंगे क्या क्या डिटर्मिनेंट है इन्वेस्टमेंट के। मैं बोलता हूं बेटा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एक फ्लैट खरीदने की, ठीक है ना, और आपने एक फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर दी वर्थ ₹1 CR, 1 करोड़ लगा दिए। बाबू ये जो 1 करोड़ आपने लगाए हैं बेटा फ्लैट में, ये आपने ब्याज पर आकर लगाए हैं, बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, और बैंक बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है आपसे 10%, यानी कि 1 साल की ब्याज कितनी बेटा, ढंग से बोलोगे बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, यानी कि साल भर की ब्याज कितनी, 10 लाख। बाबू बैंक आपसे हर साल 10 लाख ब्याज चार्ज करने वाला है 10%। और बाबू आप इस फ्लैट को ना रेंट पर चढ़ाना चाहते हो, और रेंटल इनकम होने वाली है 75,000 महीना, यानी कि साल भर की, बोलोगे क्या कुछ, साल भर की कितनी होगी, 9 लाख। बाबू ये आपको प्रोस्पेक्टिव रिटर्न मिलने वाला है 75,000 महीना, यानी कि साल भर का 9 लाख। अच्छा मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपने सोली इसको रेंट पर चढ़ाने के लिए खरीदा फ्लैट को, करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए। सर कौन सी समझदारी है, 9 लाख कमा के 10 लाख दिए जाओ, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। बाबू ये हमने कैसे कैलकुलेट करा, सुन लो, 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देख लो। बाबू 3 डिटर्मिनेंट हैं बेटा, 3 डिटर्मिनेंट हैं बेटा गिन के इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहला बेटा सप्लाई प्राइस, सप्लाई प्राइस टेक्निकल वर्ड है, सिंपल बोलो तो बेटा जो भी इन्वेस्टमेंट की वर्थ है उसे ही सप्लाई प्राइस बोला गया, ठीक है ना। आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 करोड़, इसको हम सप्लाई प्राइस बोलेंगे, पहला डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा डिटर्मिनेंट बेटा, तीसरा डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एमईआई। और एमईआई कैसे बनता है, दो चीजों से मिलकर बनता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि बेटा रिटर्न को परसेंटेज में कैलकुलेट करना, ठीक है ना। मैं इसका दूसरा नाम भी बताऊंगा। आप 9 लाख कमा रहे हो 1 करोड़ लगाकर, 1 करोड़ मतलब 100 लाख लगाकर, यानी कि बेटा कितने परसेंट कमा रहे हो, 9%, विच इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% से काफी कम है। इसी वजह से मैं मना कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के 3 ही डिटर्मिनेंट है इन्वेस्टमेंट के, सप्लाई प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो बेटा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा ये एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है। अकाउंट्स होती या बिजनेस होती तो मैं इसको एक नाम, एक दूसरे नाम से बुलाता, इसको मैं पता क्या बोलता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो नाम क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या कमा रहे हो कितने रुपए लगाकर, क्या रिटर्न है कितनी इन्वेस्टमेंट से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं तो ये बोलता अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों आरओआई हैं, गड़बड़ मत कर देना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ग्रेटर देन है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन अगर बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप बस पेपर में वर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मत लिख कर आना, मैंने समझाने के लिए वर्ड बोल दिया क्योंकि ये सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए। अकाउंट्स इसको हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, इसी साल पढ़ लोगे। बिजनेस भी इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ये भी इसी साल ही पढ़ लोगे, ठीक है ना। और मैं तो कभी फॉर्मूला रटता भी नहीं भाई, हमारे कोर्स में अकाउंट्स में रेशोज हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक रेशो है। रटना क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कमाया कितने रुपए लगाकर, सर यही तो मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। क्लियर हुई बात कि टोटल मिलाकर 3 डिटर्मिनेंट है बेटा, ठीक है। लिखना जरा फटाफट से। लो प्यारे बच्चों एक आखिरी बात और चैप्टर फिनिश, 1 मिनट की बात। बाबू मेरे कोर्स में 2 वर्ड हैं, सिर्फ वर्ड हैं, ठीक है ना, किसी भी एंगल से इसकी कोई थ्योरी मेरे कोर्स में नहीं है। एक वर्ड आता है बेटा एक्सांट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट,
और एक वर्ड आता है बेटा एक्सपोज्ड। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सर ये दोनों वर्ड का बस मतलब पता कर लो, कोर्स में नहीं है बेटा। एक्सांट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्लान सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने कितना प्लान करा, कितना सेविंग करूंगा, कितना इन्वेस्टमेंट करूंगा। और एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और एक्चुअलिटी में मैंने कितनी करी, बस ये पता होना चाहिए। चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया। एक बार आप शुरू से मुझे सारे फॉर्मूला रिवाइज करा दो, मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं अभी। ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी, फटाफट से याद कराओ फॉर्मूला। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है, सी प्लस आई। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा एग्रीगेट सप्लाई। फॉर्मूला होता है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम, और इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। ठीक है जी। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा बेटा एपीसी किसके बराबर होता है, सी अपॉन वाई। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा एपीएस किसके बराबर होता है, एस अपॉन वाई। देन एमपीएस फॉर्मूला बराबर है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी एमपीसी एस एमपीएस इक्वल्स टू 1। फिर हमने बेटा कंजम्पशन फंक्शन कल पढ़ा सी बार प्लस बी वाई, फिर बी इज एमपीसी। फिर हमने सेविंग फंक्शन पढ़ा माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सर ये टोटल फॉर्मूला इस चैप्टर के बस यही है। ठीक है जी। इस पर बेस हमने न्यूमेरिकल कराने हैं। सबसे पहले बेटा आप सोल्ड क्वेश्चंस निकाल लो, फटाफट से निकाल लो। सोल्ड क्वेश्चन नहीं लाए कुछ नहीं होता, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा नहीं लाए तो। एक आध बच्चा तो लाया ही होगा ना, फटाफट से नोट करो इसको फॉर्मूलाज को। बाबू ये एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास बुक में सोल्ड क्वेश्चन में। मेरे को बेटा इनकम पता है, मुझे बेटा कंजम्पशन पता है, और मुझे कैलकुलेट करना है एपीसी और एपीएस। बेटा एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम सी अपॉन वाई। सी बी गिवन है, वाई भी गिवन है, एपीसी आप निकालोगे। एपीएस के लिए डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा देना, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। तो एपीएस क्या होगा 1 माइनस एपीसी। एपीसी आ जाएगा 1 माइनस एपीसी करते जाना, एपीएस आ जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट करके देना, 1 ही मिनट है बस इस क्वेश्चन के लिए। ना क्वेश्चन डन है क्या, डन आते बाबू। पहला एग्जाम्पल आपने कर लिया होगा, फिर भी एक बार मैं फटाफट से कर देता हूं। ये रही सी की वैल्यू, ये रही वाई की वैल्यू। एपीसी फर्स्ट लेवल पर, सेकेंड लेवल पर और थर्ड लेवल पर ये कैलकुलेट हुआ। तो एपीएस क्या आया होगा 0.20, 0.40, 0.40, यही है। चलो जी बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 करूंगा एक बार मैं, आप सिर्फ सामने देखना। चलो बाबू एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8 what should be the saving at an income level of 2000 करोड़। सेविंग कितनी होगी इनकम अगर 2000 करोड़ हो जाए तो। देखो बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें क्वेश्चन को निकालने का एक ही मेथड होगा, बहुत सारे तरीके लग सकते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन को करने के तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी मेथड से करो बस प्रोवाइडेड आंसर सही होना चाहिए। लो जी देखते हैं बाबू, अगर किसी इकोनॉमी का एपीसी 0.8 है तो बाबू मैंने तो एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। अगर ये 0.8 है तो एपीएस की यहां से वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.2, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर एपीएस 0.2 है तो उसका फॉर्मूला है बेटा एस अपॉन वाई। और मुझसे यही पूछा गया था सेविंग कितनी होंगी अगर बेटा इनकम 2000 करोड़ हो, तो सेविंग बेटा 400 करोड़ हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल वन। ठीक है ना, इतने ही थके हुए न्यूमेरिकल हैं ये।
ठीक है जी। अगर आपने फॉर्मूलाज ढंग से पढ़े हैं, थ्योरी ढंग से पढ़ी है, तो 1 मिनट में उड़ा दोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। बाबू एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार मैं रोक रहा हूं, मैं 4 दे रहा हूं आपको। कल सब बुक लेकर आएंगे बेटा न्यूमेरिकल के लिए। चलो जी फटाफट से एमपीसी कैलकुलेट करके दिखाओ जी। चलो जी प्यारे बच्चों, अब वो एग्जाम्पल नंबर 4 जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात, वो 5 अटेम्प्ट करो। जिनसे 4 नहीं हुआ उनके लिए एक बार मैं कर रहा हूं। अब वो मुझे कहता है कैलकुलेट एमपीसी, और एमपीसी का फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा इनकम। तो बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चेंज इन कंजम्पशन भी चाहिए, चेंज इन इनकम भी चाहिए। तो बेटा देखो चेंज इन कंजम्पशन निकाल लो पहले, फिर चेंज इन इनकम निकाल लो। अब वो चेंज इन कंजम्पशन फर्स्ट लेवल पे कैलकुलेट नहीं होगा, नेक्स्ट लेवल पे करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल चेंजेस 50, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल। इनकम में बेटा हर बार 100 का चेंज हो रहा है। तो बेटा एमपीसी आ गया 0.50, 0.40, 0.30, 0.20। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, एग्जाम्पल नंबर 5 डन। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए फिर एक बार मैं कर रहा हूं। बेटा मुझे कैलकुलेट करना है एमपीसी, और एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा इनकम। एक बार ढंग से पढ़ लो। कहता है बेटा अगर इनकम इंक्रीज हो जाए 20,000 करोड़ से 70,000 करोड़, 20,000 करोड़ की पहले इनकम थी, आज 70,000 करोड़ हो गई। बेटा चेंज कितने का आया इनकम में? चेंज तो 50,000 करोड़ का आया। तो इनकम में चेंज आया 50,000 करोड़ का। कहता है कंजम्पशन भी बढ़ गई, 15,000 से 45 हो गई। आज पहले 15,000 थी, अब 45 हो गई। चेंज कितने का आया? चेंज कितने का आया बेटा? 30,000 करोड़। तो बेटा एमपीसी इजीली कैलकुलेट हो सकता है, इट इज 0.60। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बेटा नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेट एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग। कैलकुलेट चलो जी बेटा बस 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 फटाफट से कैलकुलेट करके दिखाओ एमपीएस। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 जिन्होंने कर लिया एक बार सॉल्यूशन मैच कर देना, मैं करता हूं। बाकी सब जो कर चुके हैं बेटा 7 ट्राई करते रहें। बेटा एमपीएस निकालना है। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा सेविंग्स अपॉन डेल्टा इनकम। तो बेटा सबसे पहले चेंज इन सेविंग्स निकाल लो, फिर चेंज इन इनकम निकाल लो। फर्स्ट लेवल पे कोई चेंज नहीं निकलेगा, नेक्स्ट लेवल पे करंट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, करंट माइनस प्रीवियस, और इनकम में हर बार 100 का चेंज। तो बेटा एमपीएस फर्स्ट लेवल पे कुछ नहीं आया होगा, नेक्स्ट लेवल पे 0.25, 0.30, 0.40 और 0.50। ठीक है जी बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया? सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7 भी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमें निकालने को कहता है एमपीसी और एमपीएस। बेटा एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो मैं एक बार बेटा डेल्टा कैलकुलेट कर लेता हूं दोनों का। अब पहले लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड लेवल पे कंजम्पशन में चेंज हुआ 80 का, थर्ड लेवल पे 75 का, देन 70 का। ऐसे ही बेटा इनकम में हमेशा चेंज हो रहा है, सिर्फ 100 का। तो बेटा एमपीसी फर्स्ट लेवल पे कैलकुलेट नहीं हुआ, नेक्स्ट लेवल पे 0.80, उससे नेक्स्ट लेवल पे 0.75, उससे नेक्स्ट लेवल पे 0.70।
और एमपीएस बेटा मैंने प्रॉपर्टी यूज कर दी 1 माइनस एमपीसी के बराबर होगा एमपीएस। तो बेटा ये कैलकुलेट हो गया एमपीसी और एमपीएस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। अब मैं 4-5 क्वेश्चन ग्रुप में दे रहा हूं आपको, वो करने स्टार्ट कर दो। और आपके लिए कुछ होमवर्क है, पहले होमवर्क बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 11 टू एग्जाम्पल नंबर 15, बस 5 करके लाना आप। ये सोल्ड है, एग्जाम्पल है, ठीक है। 3 अभी आपने करके जाने हैं, 8, 9, 10 और एक मैंने बीच में छोड़ दिया थर्ड। ये 4 करके जाने हैं। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, पिक फटाफट से करके दिखा दो। जब सब जो कर लेगा बेटा वो दिखाएगा, वो जा सकता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बच्चों, बाय बाय।